सुप्रभात छात्रों। हम महाकाव्य जो है महाकाव्य के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचारों पर हम चर्चा कर रहे थे। पहले जो संस्कृत विद्वान जो है भामह, उन्होंने अपने काव्यालंकार इस ग्रंथ में यानी महाकाव्य के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। उसके बारे में हमने कल के लेक्चर में चर्चा की थी। आज हम आचार्य दंडी ने महाकाव्य के बारे में अपने विचार क्या है यह स्पष्ट कर दिए हैं। तो आचार्य दंडी का काव्य दर्श यह ग्रंथ जो है वह महाकाव्य के बारे में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह भामह का काव्यालंकार और दंडी का काव्यादर्श यह ग्रंथ यानी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने दृष्टि से महाकाव्य के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो दंडी कहते हैं महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक होना अपेक्षित है। महाकाव्य का जो कथानक है वह यानी ऐतिहासिक होना चाहिए, ऐसा दंडी जी कहते हैं। नायक उदात्त एवं चतुर होना चाहिए, यानी चतुर वर्ग की फल प्राप्ति जो मानते हैं, तो उसी तरह नायक जो है उदात्त होना चाहिए और चतुर भी होना चाहिए। तो यानी उदात्त यानी ऐतिहासिक पात्र है, इसी कारण वह पात्र सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाला या उसको यानी जो महाकाव्य पढ़ता है तो उसको वह यानी नायक का स्थान जो है वो पाठक को अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाला होना चाहिए। तो नायक जो है उदात्त एवं चतुर होना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि में से एक फल की प्राप्ति को दिखलाना आवश्यक है। चतुर वर्ग की फल प्राप्ति जो मानते हैं, तो चतुर वर्ग वर्ण कौन से है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें से किसी न किसी एक फल की यानी प्राप्ति को दिखलाना आवश्यक माना है दंडी जी ने। महाकाव्य की भाषा अलंकार युक्त हो, यानी ग्राम्य भाषा में या बोली भाषा में महाकाव्य नहीं लिखना है। तो महाकाव्य की जो भाषा है, महाकाव्य की भाषा अलंकृत होनी चाहिए। महाकाव्य का आकार बड़ा होना चाहिए। महाकाव्य का जो आकार होता है वो बड़ा होना चाहिए। सर्ग और छंदों पर विशेष ध्यान होना चाहिए। सर्ग और छंद जो होते हैं उस पर यानी विशेष ध्यान होना चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। रस काव्य का प्राण है, अर्थात महाकाव्य रसों से भरा है। यानी उसमें जैसे महाकाव्य का आकार जो है वो बृहत होना चाहिए, क्योंकि वो महाकाव्य है, लघु काव्य नहीं है। महाकाव्य का आकार बड़ा होना चाहिए। सर्ग और छंदों पर विशेष ध्यान होना चाहिए और रस काव्य का प्राण है। इसी कारण महाकाव्य में जो नव रस है, नव रसों का पूर्ण परिपाक होना चाहिए। किसी एक रस का उसमें चित्रण नहीं, तो नव रस जो है नव रसों का उसमें वे परिपाक होना चाहिए। महाकाव्य का नायक उदात्त एवं चतुर होना चाहिए। ये तो पहले से ही है कि कथानक जो है ऐतिहासिक और नायक जो है नायक उदात्त और चतुर होना चाहिए, ऐसे मानते हैं दंडी जी। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ जो है वे अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आचार्य विश्वनाथ जी का साहित्य दर्पण यह ग्रंथ जो है इसमें उन्होंने महाकाव्य के जो लक्षण है या महाकाव्य के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। तो वे कहते हैं आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में कि यानी महाकाव्य का आरंभ मंगलाचरण से होना चाहिए। यानी जैसे हम नाटक देखने चले जाते हैं तो पहले गणेश वंदना होती है, या जैसे रंग मंच पर यानी रंग देवता का पूजन किया जाता है। तो ऐसे जो है तो उसका महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होना चाहिए, ऐसे आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं। कथानक सज्जनाश्रित एवं ऐतिहासिक हो, यानी दंडी जी ने जो कहा कि कथानक जो है वो ऐतिहासिक होना चाहिए, उसी तरह आचार्य विश्वनाथ जी भी कहते हैं कि यानी महाकाव्य का आरंभ मंगलाचरण से है, उसी तरह कथानक भी ऐतिहासिक हो।
नायक कुलीन क्षत्रिय धीरोदात्य हो। नायक जो है वो कुलीन, जैसे दंडी जी ने कहा कि नायक उदात्त चतुर होना चाहिए, उसी तरह विश्वनाथ जी कहते हैं कि नायक कुलीन होना चाहिए, क्षत्रिय और धीरोदात्य। तो नायक के जो गुण होते हैं, नायक धीर ललित धीरोदात्य, धीर ललित धीरोदात्य होता है। तो उसी तरह यहाँ यानी धीर ललित भी हो और धीरोदात्य हो, क्षत्रिय हो और वह क्या होना चाहिए, यानी कुलीन होना चाहिए। ऐसे यानी आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है। कथा वस्तु सर्गों में विभाजित हो, यानी कथा वस्तु जो है उसके अलग अलग सर्गों में विभाजित होनी चाहिए। चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष में से किसी एक फल की प्राप्ति को दिखलाना आवश्यक है। यानी जैसे आचार्य भामह ने भी कहा, दंडी जी ने कहा, आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि यानी क्या है, चतुर्वर्ग में से एक फल का यहाँ गिरना आवश्यक है। सर्ग 8 से अधिक हो, सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन आवश्यक है। यानी सर्ग जो है 8 सर्ग होने चाहिए और सर्ग के अंत में छंद परिवर्तित होना चाहिए, छंदों की ओर और सर्ग की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, आचार्य दंडी जी ने कहा है। तो आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं 8 ही सर्ग हो और हर एक सर्ग में अलग छंद होना चाहिए। पहले सर्ग पर भी यानी सर्ग में जो छंद अपनाया है वही दूसरे सर्ग में छंद को छोड़ देना चाहिए, नया छंद अपनाना चाहिए, ऐसे आचार्य दंडी कहते हैं। श्रृंगार, वीर, शांत, इसमें से एक प्रधान रस हो तथा अन्य रस सहायक रूप में यानी आने चाहिए। दंडी जी ने भी कहा है कि यानी इसमें रस का यानी प्राण की तरह होना चाहिए। तो यानी आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं इसमें श्रृंगार, वीर और शांत रस है। इसमें से यानी इन तीनों रसों में से एक रस इसमें महत्वपूर्ण होना चाहिए और बाकी जो रस है उनके साथ सहायक होने चाहिए। तो इसमें 9 रसों का पूर्ण परिपाक हो जाता है। महाकाव्य का शीर्षक कवि, कथानक, नायक, नायिका तथा सर्गों के नाम के आधार पर ही हो। यानी शीर्षक जो होता है महाकाव्य का जो नाम होता है वह कवि हो, कथानक हो, नायक, नायिका तथा सर्गों के नाम से उसका नाम होना चाहिए। नाट्य संधियों का सफलता से निर्वाह होना चाहिए। नाटक की जो संधियां है तो उसका भी यहाँ प्रयोग होना चाहिए। महाकाव्य में सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा, प्रकृति यात्रा आदि का वर्णन होना चाहिए। महाकाव्य में सज्जन प्रशंसा होनी चाहिए, प्रकृति का वर्णन होना चाहिए, प्रकृति महत्वपूर्ण मानी जाती है तो उसकी साथ साथ यानी दुर्जन निंदा भी होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। यात्रा का भी वर्णन होना चाहिए, यानी यात्रा जैसे हम देखते हैं प्रकृति को देखने के लिए भी हम यात्रा कर देते हैं, भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसे यानी निसर्ग का जैसे नदियां होती है, पहाड़ होते हैं, तो उसका भी वर्णन होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यानी महाकाव्य के बारे में यानी अपने अलग विचार प्रस्तुत कर दिए हैं। ये संस्कृत विद्वान है भामह, दंडी, आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने अपने अपने दृष्टि से महाकाव्य के बारे में चर्चा की है। इसके बाद हम आधुनिक काल के विद्वान जो है उसके क्या मत है महाकाव्य के बारे में, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों को हम दोहराएंगे। महाकाव्य का इतिवृत्त व्यापक और सुसंगठित होना चाहिए। सामाजिक को आंदोलित करने वाली वस्तुओं और व्यापारों का चित्रण होना चाहिए। रसानुभूति में सहायक, विशद, प्रांजल तथा सुष्ठु भाव व्यंजना होनी चाहिए। संवाद रोचकीय, नाटकीय तथा औचित्यपूर्ण होने चाहिए। यानी संवाद जो होते हैं उसमें नाटकीयता होनी चाहिए। संवाद यानी बहुत यानी कम शब्दों में हो, लेकिन क्या है वह सुष्ठु होने चाहिए, यानी
वे महत्वपूर्ण होने चाहिए और औचित्यपूर्ण होने चाहिए। प्रसंग के अनुसार प्रसंग कौन सा है और उसी के आधार पर ये संवाद होने चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महाकाव्य में केवल 4 तत्वों की महत्ता स्वीकार की है। यानी जो आगे हम महाकाव्य के जो तत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन महाकाव्य के तत्व कौन से हैं तो उन्होंने 4 ही तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वे कहते हैं इतिवृत्त, वस्तु, व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद जो है 4 तत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महत्वपूर्ण माने हैं। शुक्ल जी ने अप्रत्यक्ष रूप से महाकाव्य में संदेश की महानता और शैली की प्रौढ़ता का उल्लेख किया है। तो वे स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं कहा, लेकिन यह जो है यानी इतिवृत्त हो, वस्तु व्यापार वर्णन हो, भाव व्यंजना और संवाद, इसमें यह जो है यानी महानता और शैली की प्रौढ़ता छिपी हुई तत्व दिखाई देते हैं। क्योंकि संवाद है, भाव व्यंजना है, तो यह संवाद जो होते हैं वे यानी भाषा के सिवा नहीं हो सकते हैं। इसी कारण उन्होंने 4 तत्व माने हैं। तो इसके साथ साथ डॉक्टर बाबू गुलाबराय जी ने महाकाव्य के बारे में भी अपने विचार स्पष्ट किए हैं। वे कहते हैं महाकाव्य वह विषय प्रधान काव्य है जिसमें अपेक्षाकृत बड़े आकार से प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नायक के उदात्त कार्यों द्वारा जातीय भावनाओं, आदर्शों और आकांक्षाओं का उद्घाटन किया जाता है। तो बाबू गुलाबराय जी कहते हैं महाकाव्य एक विषय प्रधान काव्य है, यानी विषय को पकड़कर यानी उसे आगे खींच दिया जाता है। और वह महाकाव्य की एक विशेषता है, जैसे प्रबंध काव्य होता है उसी तरह ये महाकाव्य विस्तृत होता है। जैसे रामायण जो है राम के जन्म से राम के अंत तक का जो हिस्सा इसमें आता है तो यह महाकाव्य है। तो महाकाव्य विस्तृत हो इसी कारण माना है और उसमें 8 सर्ग होने चाहिए माने हैं। तो इसी कारण वे डॉक्टर बाबू गुलाबराय कहते हैं कि यानी यह महाकाव्य जो है विषय प्रधान काव्य है, तो जिसमें अपेक्षाकृत बड़े आकार में प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नायक के उदात्त कार्यों द्वारा जातीय भावनाओं, आदर्शों और आकांक्षाओं का उद्घाटन किया जाता है। उसका आकार जो है आकार तो बड़ा है ही, इसके साथ साथ जो नायक है नायक के कार्य जो है उदात्त कार्यों का चित्रण इसमें होता है। और वह नायक जो होता है वह आदर्श के रूप में समाज में चित्रित होता है और उसकी जो आकांक्षाएं है वह भी वहीं पे चित्रित होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ शंभुनाथ जी ने भी यानी महाकाव्य के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। वे कहते हैं महाकाव्य वह छंदबद्ध रचना है जो तीव्र कथा प्रवाह के साथ साथ मानवीय अनुभूतियों का लेखा जोखा रखती है। यानी महाकाव्य वह छंदबद्ध रचना है, ऐसे कहते हैं। छंदबद्ध यानी एक सर्ग के बाद दूसरा सर्ग आता है, तो इसमें यानी कथा टूटती नहीं है। एक सर्ग से हम दूसरे सर्ग में चले जाते हैं तो पहले कहीं प्रसंग याद रखने पड़ते, इसी कारण उसे छंदबद्ध रचना कहा जाता है। जो तीव्र कथा प्रवाह के साथ साथ मानवीय अनुभूतियों का लेखा जोखा करती है। यानी जैसे महानायक जो है उसका चित्रण समाज के द्वारा यानी समाज का ही वह महानायक है, इसी कारण उसका लेखा जोखा उस पर हमें दिखाई देता है। डॉक्टर सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं महाकाव्य मानव सभ्यता के संघर्ष तथा संस्कृति विधान के द्वारा यानी संस्कृति विकास में जीवन पर्वताकार दर्पण है, जिसमें मुख देखकर मानवता अपने को पहचानने में समर्थ होती है। जैसे महाकाव्य एकाध व्यक्ति के जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक का चित्रण होता है, इसी कारण उसमें मानव सभ्यता का चित्रण उसमें होता है, जो संघर्ष तथा सांस्कृतिक विकास में जीवंत पर्वताकार दर्पण है। जीवंत पर्वताकार, पर्वत का सीमा कैसी है, विशाल होता है, तो यह दर्पण तो सीमित होता है।
तो उसमें छवि हमारी एक निश्चित सीमित क्षेत्र में दिखाई देती है, लेकिन यहाँ सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा कि यानी वो पर्वताकार दर्पण है जिसमें मुख देखकर मानवता अपने को पहचानने में समर्थ होती है। तो ऐसे यानी अलग अलग विद्वानों ने महाकाव्य के बारे में अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में महाकाव्य के भारतीय तत्व जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।